अपनी कविता में माँ की फीलिंग्स को दिखाया है। माँ अपनी बच्ची का जब कन्यादान करती है, मतलब शादी करती है, तो उस समय उसकी क्या फीलिंग्स रहती हैं, ये तो हम पहले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। और दूसरा पैराग्राफ में माँ अपनी बच्ची को कुछ सीख दे रही है, ऐसी सीख कि उसे अब ससुराल में जाकर किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये पूरी कविता ज्यादा बड़ी नहीं है, 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। वैसे तो आप इन 3 पंक्तियों को पढ़कर ही समझ गए होंगे, लेकिन आप फिर भी मुझसे सुन लीजिए कि कितना प्रमाणिक था, मतलब कितना वास्तविक उसका दुख था। उसका किसका? माँ का। माँ का दुख कितना वास्तविक होता है जब वह लड़की को दान में देती है। जिस वक्त, जिस समय वह लड़की को दान में देती है, मतलब उसकी शादी करती है, उसको विदा करती है, तो उसका दुख यानी माँ का दुख कितना वास्तविक होता है। और इतना दुख होता है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे कोई व्यक्ति अपनी अंतिम पूंजी को भी दान में दे रहा हो। तो इन 3 पंक्तियों में क्या बता रखा है, एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि एक माँ का दुख लड़की को दान में देते समय कितना वास्तविक होता है। मतलब वो कोई दिखावा नहीं कर रही होती, उस समय वह वास्तविक रोना रो रही होती है। और इतना दुख होता है कि उसे जैसे उसकी वह अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी भी जैसे कोई व्यक्ति दान में कर रहा हो, बिल्कुल उतना ही दुख होता है एक माँ को। यहाँ अंतिम पूंजी एक बेटी को कहा है, और अंतिम पूंजी बेटी को इसलिए भी कहा है क्योंकि माँ अपनी बेटी से हर बात शेयर कर लेती थी, उससे सुख दुख बांट लेती थी, लेकिन अब वह चली जाएगी तो वह अंतिम पूंजी भी उसके पास नहीं रहेगी। इतना दुख उसको हो रहा है। तो ये 3 लाइन आप समझ गए होंगे। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। एक माँ के लिए लड़की अभी सयानी यानी समझदार नहीं हुई थी, इतनी समझदार नहीं हुई थी कि उसका विवाह कर दिया जाए। वह तो अभी भोली भाली सरल स्वभाव की थी। उसका स्वभाव बिल्कुल सरल था और वो भोली भाली थी, लेकिन अब उसकी शादी हो रही है तो एक माँ को ये लग रहा है कि इतने सरल स्वभाव की और भोली भाली लड़की दूसरे परिवार में कैसे मैनेज करेगी, किस तरह से अपने आप को ढालेगी। तो इसीलिए ये बात कही है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। माँ के लिए तो बच्चे कभी सयाने होते भी नहीं है, मतलब कभी वो बड़े होते ही नहीं है। तो इसीलिए भी ये बात कही है कि माँ के लिए लड़की अभी सयानी नहीं थी, मतलब अभी समझदार नहीं हुई थी, वो तो अभी सरल स्वभाव की भोली भाली लड़की थी। लेकिन अब उसकी शादी हो रही है, इसी बात को लेकर माँ चिंतित है कि वह भोले भाले सरल स्वभाव की लड़की दूसरे परिवार में किस तरह से अपने आप को ढालेगी। आगे देखिए कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना का अर्थ होता है पढ़ना। हमने 2 ऊपर वाली पंक्ति में पढ़ा कि एक भोली भाली और सरल स्वभाव की लड़की की अब शादी हो रही है और वो इतनी समझदार नहीं हुई थी। माँ के लिए वो भी समझदार नहीं हुई थी कि उसे सुख का आभास तो हो जाता था, मतलब उसके जीवन में अगर सुख आता था तो उसको तो वह महसूस कर लेती थी, लेकिन अगर उसके जीवन में दुख आ जाता तो वह उसे दूर नहीं कर पाती थी, उसको झेलना नहीं आता था। उसके लिए उसको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता था जो उसके दुख को दूर कर दे। तो दुख बांचना वैसे दुख पढ़ना होता है, और दुख पढ़ने का मतलब है दुख को ठेलना या दूर करना। कि अगर उसके जीवन में दुख आ जाता था तो वह दुख को दूर नहीं कर पाती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब इन 2 पंक्तियों को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आजादी कौन नहीं चाहता, आजादी कौन नहीं चाहता। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आजादी हर कोई चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न पूछा जा रहा हो कि आजादी कौन कौन नहीं चाह रहा। आजादी कौन नहीं चाहता, इसका मतलब यही है कि आजादी हर कोई चाहता है। और यही वाक्य अगर हम छोटे बच्चों को सुनाया जाए तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि यहाँ प्रश्न नहीं पूछा जा रहा,
बल्कि कुछ बताया जा रहा है कि हर कोई आजादी चाहता है, क्योंकि बच्चे वो इसके भाव को नहीं समझ पाते। तो ऐसे ही कविताओं में भी भाव छिपे होते हैं। जैसे यही कविता ले लीजिए या कोई भी कविता ले लीजिए कि कविताओं में भाव छिपे होते हैं। अब कविताओं में जो भाव छिपे होते हैं वो बड़े व्यक्ति तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे इतनी आसानी से नहीं समझ पाते। तो वो लड़की अभी छोटी थी तो वो कविता को तो आसानी से पढ़ लेती थी, ऊपरी तौर पे जो कविता के जो शब्द लिखे हुए हैं उसको पढ़ना तो उसे आता था, लेकिन उसके अंदर भाव क्या निकल रहा है ये उसे नहीं पता था, क्योंकि इतनी समझदार नहीं हुई थी। ये बताने के लिए माँ ने ऐसा कहा कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और लयबद्ध पंक्तियों की। अब इसका भाव क्या निकल रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, पहले तो हिंदी समझ लीजिए कि पाठिका थी यानी पढ़ने वाली थी, लेकिन धुंधले प्रकाश में मतलब ऊपरी तौर पर वो पढ़ लेती थी कोई भी कविता को, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तुक और लयबद्ध पंक्तियां यानी कविताएं, तुक और लयबद्ध पंक्तियां का मतलब कविताएं ही हैं। तुक और लयबद्ध पंक्तियां अर्थात कविताओं को तो वो आसानी से पढ़ लेती थी, लेकिन धुंधले प्रकाश में यानी कि ऊपरी तौर पर उसके भाव को समझना उसे नहीं आता था। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका यही मतलब निकल रहा है जो हमने ऊपर पढ़ा है। मतलब उसे सुख का आभास तो हो जाता था। सुख का आभास होने का मतलब है कविता को तो वो पढ़ लेती थी, लेकिन दुख को ठेलना या दूर करना नहीं आता था, मतलब उसके भाव को समझना नहीं आता था, गहराई से उसको सोचना कि जो जीवन में दुख आ गए हैं उसको अब दूर कैसे किया जाए, उसके भाव को वो नहीं समझ पाती थी। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि कुछ तुक्कों और लयबद्ध पंक्तियों को तो वो आसानी से पढ़ लेती थी, लेकिन ऊपरी तौर पर धुंधले प्रकाश की वो पाठिका थी, पढ़ तो लेती थी लेकिन ऊपरी तौर पर उसे आंतरिक तौर पर यानी उसके भाव को समझना नहीं आता था। भाव वही है कि उसे सुख का आभास तो हो जाता था, यानी ऊपरी तौर पर तो वो पढ़ लेती थी, लेकिन उसे दुख को दूर करना नहीं आता था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ कहिए या अंतिम पैराग्राफ कहिए। इस दूसरे या अंतिम पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि एक माँ अपनी बच्ची को क्या क्या सीख दे रही है, कि उसे ससुराल में जाकर किन किन बातों पर को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और किन किन बातों पर अमल करना है। तो देखते हैं क्या कहा है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन 4 पंक्तियों में माँ क्या सीख दे रही है, क्या कहती है कि अपने चेहरे को अपने दर्पण में देखकर खुश मत हो जाना। रीझना का अर्थ होता है खुश होना। तो अपने चेहरे को देखकर, अपने चेहरे की सुंदरता को देखकर खुश मत होना। क्यों? क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए तो है, लेकिन वही आग जलने के लिए भी हो जाती है। तो वो जलने के लिए कभी भी प्रयोग में मत लाना। मतलब कई दहेज के लोग भी अपनी बहुओं से दहेज की मांग करते हैं और जब वे पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें जला दिया जाता है। तो माँ अपनी बच्ची को समझा रही है कि रोटियां सेकने के लिए आग का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन कई दहेज के लोग भी अपनी बहुओं को जला देते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना। वो आग रोटियां सेकने के लिए काम आती है तो अच्छा है, लेकिन वही आग अगर जलने के लिए यानी किसी को जलाने के लिए प्रयोग हो रही है तो ये गलत है, ये अत्याचार है। इसके खिलाफ उसे आवाज भी उठानी चाहिए। तो सिर्फ अपने चेहरे पर को देखकर खुश मत होते रहना। इन बातों का भी ध्यान रखना। ये एक माँ अपनी बच्ची को सीख दे रही है। अगली 4 पंक्तियों में भी ऐसा ही कुछ सीख देते हुए क्या कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मतलब वस्त्र और आभूषण ये सब भ्रम है, ये सिर्फ धोखा है। इन धोखों के अंदर मत रह जाना। कई ससुराल वाले अपनी बहुओं को वस्त्र और आभूषण देकर सीमित रख देते हैं, जिसकी वजह से बहुएं इन्हीं में खुश होकर अब अत्याचारों के खिलाफ बोलती नहीं है। तो माँ अपनी बच्ची को सीख दे रही है कि ये वस्त्र और आभूषण केवल भ्रम है, केवल धोखा है। ये स्त्री जीवन के बंधन बन जाते हैं।
क्योंकि इन्हीं में रहकर स्त्री कुछ बोलती नहीं है और अत्याचारों को सहन कर जाती है। और वही अत्याचार एक टाइम ऐसा आता है कि जलने के लिए आग भी हो जाती है, मतलब बहुओं को जला दिया जाता है, या इस तरह के और भी अत्याचार यानी मार पिटाई तक की जाती है। तो केवल इन वस्त्र और आभूषण के भ्रम में मत रह जाना, ये स्त्री जीवन के बंधन बन जाते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इन दो पंक्ति में माँ ने दो बातें कही हैं कि लड़की तो होना, लड़की होना मतलब लड़की जैसे गुण तो रखना। लड़की जैसे गुण का मतलब है बड़ों का आदर करना, मधुरता रखना, सहनशीलता, या बड़ों का कहना मानना, इस तरह के गुण तो होने चाहिए लड़की में। और इसीलिए ये बात कही है कि दो लड़की तो होना मतलब ये गुण तो, इन गुणों से तो भरपूर रहना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब लड़की जिस तरह से अत्याचारों को सहन कर लेती है, बहुत सी बहुएं अत्याचारों को सहन कर लेती हैं, उस तरह से तुम मत करना। मतलब जहां अत्याचार हो रहे हो, जहां शोषण हो रहा हो, उन शोषण और अत्याचारों के खिलाफ आवाज भी उठाना। एक बार फिर से देख लीजिए, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब लड़की जैसे गुण तो रखना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब अत्याचारों और शोषणों के खिलाफ आवाज उठानी पड़े तो आवाज भी उठाना।